हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम राजस्थान में राजवंश एवं उनसे संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मारवाड़ में और राजपूताना में किस प्रकार की राज व्यवस्था थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों ये पिछले आए हुए परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो देरी करते हम इन वीडियो को जल्दी से रिवीजन करें और बाद में पढ़ते रहें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था। यानी नाडोल जो पाली में स्थित है, जनवरी 1681 में घोषित किया था अपने आप को बादशाह। तो इसमें पहला है शहजादा खुर्रम, शाहजादा सलीम और शहजादा दारा और शाहजादा अकबर। तो खुर्रम किसको कहते हैं? शाहजहाँ को, जबकि सलीम जहांगीर को। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, शाहजादा अकबर। यानी औरंगजेब ने जब मेवाड़ पर सेना अपने बेटे, यानी कि ये शहजादा अकबर औरंगजेब का बेटा था, तो शहजादा अकबर के नेतृत्व में भेजी थी। और मेवाड़ में औरंगजेब के विद्रोही राज सिंह व दुर्गादास थे। तो दुर्गादास तो मारवाड़ का था, जो अजीत सिंह का संरक्षण के रूप में शासन दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान था, और राज सिंह मेवाड़ का शासक था। तो औरंगजेब का पुत्र शाहजादा अकबर मेवाड़ के शासक राज सिंह की ओर मिल गया था। तो कूटनीति के प्रयोग कर औरंगजेब ने शाहजादा अकबर को राज सिंह से दूर कर लिया था और पाली की तरफ भेज दिया था। लेकिन औरंगजेब के इस अभियान के दौरान मेवाड़ के शासक राज सिंह की 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, और औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अकबर ने 1 जनवरी 1681 ईस्वी में नाडोल जो पाली में स्थित है, स्वयं को भारत का सम्राट घोषित कर स्वयं के नाम के सिक्के एवं खुतबा जारी करवाया था। तो खुतबा कब जारी कराया जाता है? जब स्वयं एक शासक के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदारी रखता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, शहजादा अकबर। ये लाइब्रेरी 3rd ग्रेड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये 2nd ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 के अंदर। इसमें पूछा गया है, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है। यानी राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है, इनमें से किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया। यानी किन्होंने मुगलों का सहयोग किया? तो राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह और राय सिंह। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों मान सिंह, जो कि जयपुर का शासक, कछवा शासक था इसने, और राय सिंह जो बीकानेर का शासक था, इन दोनों ने मुगलों के अधीनता स्वीकार की और उनका सहयोग किया। जबकि चंद्रसेन मारवाड़ का शासक था, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और राणा सांगा इस समय शासक नहीं था, ये इनके समकालीन नहीं था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1177 सामंत सिम्हा, जिसे हम सामंत सिंह के द्वारा, यानी सामंत सिंह का नाम के जानते हैं, सामंत सिम्हा को, के द्वारा देश के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई। यानी डूंगरपुर राज्य की स्थापना सामंत सिम्हा के द्वारा पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई। तो इसमें पहला ऑप्शन है राणा महपा, विजयपाल, भीमदेवा सेकंड, कीर्तिपाल चौहान।
तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा कीर्तिपाल चौहान। यानी चौहान कीर्तिपाल जो चौहान वंश का शासक था, इसने डूंगरपुर राज्य की स्थापना की। कब की? 1177 ईस्वी में सामंत सिंह को हराने के बाद में। तो 1177 के लगभग जालौर के चौहान शासक कीतू से हारने के बाद में मेवाड़ के गोहिल वंशी शासक सामंत सिन्हा ने मेवाड़ का राज्य छूट जाने पर दक्षिण की तरफ वागड़ में आकर 1178 ईस्वी के आसपास गोहिल वंश के राज्य की स्थापना की एवं बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया। तो यानी सामंत सिंह ने जो मेवाड़ का शासक था, उसने कीर्तिपाल चौहान के हाथों हार जाने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की सामंत सिंह ने। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया 2006 में। इसमें पूछा गया कि जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लोणकरण के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि इसमें तो केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, जौहर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ, केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ, और चौथा है केसरिया भी नहीं हुआ और जौहर भी नहीं हुआ। तो दोस्तों अर्धशाखा उसे कहते हैं जहाँ केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ, यानी कि वहाँ पर एक तो हुआ लेकिन दूसरा नहीं हुआ। क्योंकि शाखा 1550 ईस्वी में जैसलमेर में उस समय शासक था लोणकरण, तो उनके शासनकाल में वीरों ने यानी कि राजपूत वीरों ने अपनी मान मर्यादा व अपनी माँ बहनों व कुलवधुओं तथा रानियों महारानियों को अपने हाथों अपने ही तलवार से मौत के घाट उतार दिया। जबकि राजपूतों ने केसरिया पहना हुआ था। तो केसरिया तो हुआ लेकिन महिलाओं व बहनों ने जौहर करने का वक्त न मिला और वह राजपूत वीरों ने ही उनको तलवार से मौत के घाट उतार दिया। इसलिए वीरों ने केसरिया पहना और महिलाओं ने जौहर नहीं किए, इसलिए इसे अर्धशाखा कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? यानी कि जाटों का किन भूभाग पर आधिपत्य था? तो ऑप्शन नंबर पहला है भरतपुर एवं धौलपुर, धौलपुर एवं करौली, अलवर एवं भरतपुर, भरतपुर एवं करौली। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, क्योंकि भरतपुर में भी जाट है और धौलपुर में भी जाट, जबकि धौलपुर में जाट और करौली में यादव वंश, और इसमें अलवर में और भरतपुर में नहीं है, यानी कि इसमें भरतपुर और धौलपुर में ही जाट वंश है। तो 18वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान के पूर्वी भाग विशेषकर भरतपुर और धौलपुर पर जाट वंश का शासन था और इनके उत्तराधिकारी पदन सिंह को जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने डी की जागीर दी थी। तो यानी कि डी की जागीर किस नरेश ने दी थी? जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने भरतपुर के शासक पदन सिंह को डी की जागीर दी थी और इसे ब्रजराज की उपाधि भी दी थी, क्योंकि इस क्षेत्र को ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इनके पुत्र यानी कि सूरजमल जो कि पदन सिंह का पुत्र था, और यह जाट जाति के प्लेटो यानी जाटों का अफलातून कहा जाता है, और सोदर के निकट भरतपुर के दुर्ग का निर्माण करवाया। इनके पुत्र जवाहर सिंह यानी सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने विदेशी लड़ाकों की एक पेशेवर सेना बनाई और उसके उत्तराधिकारी रणजीत सिंह ने 1803 में अंग्रेजों से संधि की। तो अंग्रेजों से संधि करने वाले शासक कौन थे? रणजीत सिंह। कब की? 1803 में, यानी सबसे पहले अंग्रेजों से संधि करने वाले भरतपुर के शासक रणजीत सिंह थे, और उसके बाद में अलवर के शासक थे जो 1805 में की थी। जबकि भरतपुर के दुर्ग या भरतपुर में डीग महल किसने दिए? जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जेल परेरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है? सूरजमल, राणा संग्राम सिंह, पृथ्वीराज चौहान, मिहिर भोज। तो दोस्तों इसमें सूरजमल ये भरतपुर का शासक था, जबकि राणा संग्राम सिंह ये तो मेवाड़ का शासक था। मिहिर भोज गुर्जर परतियार वंश से संबंधित है और पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूरजमल होगा। अगला क्वेश्चन, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? तो चूड़ामन जाट के, पदन सिंह के, गोकुल जाट के, राजा राम जाट के। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 पदन सिंह के पुत्र थे महाराजा सूरजमल। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी जेल परेड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? करौली के, बीकानेर के, भरतपुर के, कोटा के। तो दोस्तों अगर आपको जवाहर सिंह के बारे में मालूम नहीं है तो अभी मैंने बताया कि रणजीत सिंह 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि करने वाले राजस्थान के पहले शासक थे, यानी राजस्थान रियासत के पहले शासक थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? तो नाहर सिंह, रणजीत सिंह, रतन सिंह, सुजान सिंह। तो महाराजा सूरजमल जिसे जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है, सुजान सिंह का नाम है। यानी सुजान सिंह का छोटा था उस समय इसका नाम सुजान सिंह था, बाद में महाराजा सूरजमल नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन है तालाब ए शाही जो कहाँ स्थित है? धौलपुर में, का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि तालाब ए शाही कहाँ पर स्थित है? तो धौलपुर में स्थित है। और ये जहांगीर का मनसबदार उसका क्या नाम है जिसने इसका निर्माण करवाया? तो जलाल खां, अमीर खां, सलेह खां, हमीद खां। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा सलेह खां। तालाब ए शाही झील का निर्माण सन 1622 ईस्वी में करवाया। कब करवाया? 1622 ईस्वी में। और इसके मनसबदार का नाम है सलेह खां। धौलपुर जिले में स्थित पंचकुंड जिसे हम तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है, तो तीर्थ स्थलों का भांजा कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। क्या नाम है? उसका नाम है पंचकुंड। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया? तो इसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, शाहजहां। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शाहजहां ने मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया, जबकि जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण जहांगीर ने करवाया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये युद्ध के बारे में है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बार बार युद्ध के बारे में हर एग्जाम में एक न एक युद्ध के बारे में पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह है, तो इनका क्रम यानी कि पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया उसके बाद में कौन सा? तो खानवा का युद्ध जो कि कब लड़ा गया? ये लड़ा गया 17 मार्च 1527 को। पटनेर का युद्ध 1398 ईस्वी को लड़ा गया है। गिरिसुमेल का युद्ध 1544 को लड़ा गया और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को लड़ा गया। तो इसमें कौन सा पहले नंबर पर होगा? तो 1398 जो हनुमानगढ़ के पटनेर का युद्ध कहा जाता है, तो ये 1398 बी फर्स्ट नंबर पे। तो ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जिसमें बी पहले नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 1398 पटनेर का युद्ध लड़ा गया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को, गिरिसुमेल का 1544 को और हल्दी घाटी का 1576 को।
तो BACD ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, खानवा का, सुमेल का, पटवाड़ा का। तो दोस्तों ये तीनों युद्ध आपको याद होगा, लेकिन चौथा भी किसी न किसी को तो याद होगा। तो ये कब लड़ा गया था? तो पटवाड़ा का युद्ध 1761 में लड़ा गया था, जबकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था बटनेर का युद्ध। तो बटनेर का युद्ध 1398 ईस्वी को बटनेर का युद्ध लड़ा गया था, और पटवाड़ा का युद्ध 1761 में लड़ा गया था। ये शत्रु साल जो बूंदी का शासक था, वो माधो सिंह जो जयपुर का शासक था, इनके मध्य लड़ा गया, और इसमें बूंदी के शासक की विजय हुई थी शत्रु साल की। तो ये 1761 को लड़ा गया था। तो सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चौथा। तो जिसमें 4 ऑप्शन सही है वो सही हो जाएगा। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन तराइन का प्रथम युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था। तो एक पहले बाद में 4, एक पहले बाद में 4, तो ये दोनों में सही होगा। अब इसके बाद में खानवा का युद्ध 27 में, तो 2, तो 1 2, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो दोस्तों इसमें खानवा का युद्ध जो 1527 को लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर 4। तो पहले में 4, ए में 4, ए में 4, 2 या 4 दोनों में सही होगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, बी में 2, बी में 2, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब सी में 3, तो तराइन का द्वितीय युद्ध, सी में 3, तो 1192, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बाकायदा होता था, जो यानी कि महकमा बाकायदा क्या कार्य करता था या ये किस लिए होता था? तो राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बाकायदा होता था, जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, राजा के बकायों का भुगतान करता था, सरकारी कर्मचारियों की बकाया संग्रह करता था, या राजाओं के ऋण संग्रह करता था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। यानी दीवान मुख्य रूप से विभाग का अध्यक्ष होता था, यानी कि महकमा बकायत जो अच्छी फसल के लिए राजस्व वसूलता था, उसका अध्यक्ष दीवान होता था, और उसके दफ्तर को हम दीवान-ए-हजूरी कहा जाता है। और इस दीवान-ए-हजूरी में सब कागजात सुरक्षित रखे जाते हैं, और जब इन कागजातों के आधार पर ही उसे ये मालूम होता है कि किस से कितना धन वसूलना है, तो इसमें यानी कितना धन बाकी है, तो इसे महकमा ए बकायदा भी कहा जाता है। यानी कि महकमा ए बकायदा यानी कि कितना धन बाकी है और कितना कर वसूलना है। तो यह राजा की जो खजाना है उसमें बढ़ोतरी करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। मध्यकालीन राजस्थान के राज्य में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता है। यानी मध्यकालीन राजस्थान में राज्य में जो शासक यानी कि राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के नाम से जाना जाता है। तो संधि विग्रह के रूप में, प्रधान के रूप में, महामात्य के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में। तो दोस्तों इसमें प्रधान के रूप में ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रधान के रूप में शासक के बाद जाना जाता है, और ये प्रधान जब मुगल आगमन से तथा उनके साथ संधि होने तक उनके दरबार में या संपर्क में आने से मध्यकालीन शासकों में कुछ परिवर्तन आए, और विशेष रूप से कुछ नए पदों का भी सृजन हुआ, तथा पुराने पदों को मुगल ढंग से कहा जाने लगा, और ये
प्रधान जो राजा से दूसरी श्रेणी में था, जो शासक व सैनिक व न्याय संबंधी कार्यों में उनकी सहायता करता था। और ये प्रधान को ही हम मुख्यमंत्री या मंत्री परिवार कहते हैं। मारवाड़ तथा अन्य राज्य में भूमि अनुवादों में प्रधान के हस्ताक्षर होना आवश्यक था। और एक अच्छे प्रधान के लिए एक अच्छा प्रशासक और चतुर दरबारी होना आवश्यक है। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राजा के बाद प्रधान के रूप में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, जबकि संधि विग्रहिक जो संधि कराता है यानी विदेश मंत्री होता है। महामात्य जो वहाँ का शासक के रूप में जाना जाता है, और मुख्यमंत्री को ही प्रधान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन,